Hi students, today we will do some questions which are being asked by you. कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, मैं इसका कोशिश करता हूँ आपको कन्विंस करने का। तो पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वह टेक्स्ट बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 2.23। क्वेश्चन हम एक बार इसको रीड कर, आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस and then I will explain what the question demands from you. An electrician requires a capacitance of 2 microfarad, मतलब उसको जरूरत है 2 माइक्रोफैराड की, in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का क्या है? 1 किलोवोल्ट है. A large number of 1 microfarad capacitors are available. तो उनके पास 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी का ढेर सारा कैपेसिटर्स है. हर एक कैपेसिटर जो है वो 400 वोल्ट तक विथ स्टैंड कर सकता है, यानी उसको अगर उससे ज़्यादा दोगे तो कैपेसिटर कोलैप्स हो जाएगा. द मैक्सिमम द ईच कैपेसिटर कैन विथ स्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट, यानी हर एक कैपेसिटर जो है 400 वोल्ट से ज़्यादा विथ स्टैंड टिक नहीं पाएगा. तो क्वेश्चन ये है कि सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स ए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. आपको एक अरेंजमेंट दिखाने हैं कि कितना मिनिमम कैपेसिटर वो कनेक्ट करे, सो दैट कि पूरे कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटी है वो कितना हो जाए, वो हो जाए आपको 2 माइक्रोफैराड. कैपेसिटर उनके पास जो अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी क्या है? 1 माइक्रोफैराड. ठीक है. अब देखो, अब इसको अगर मान लो हम स्टार्ट करते हैं तो इसको समझने की कोशिश करना है आपको कि मान लो कि इसके पास कैपेसिटर है, ये हमने 2 कैपेसिटर इसको कनेक्ट कर दिया, से इट्स पैरेलल कनेक्टेड दिस वन. तो इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड और इसकी भी है 1 माइक्रोफैराड. तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो आप पढ़े हो पैरेलल में क्या होता है ना, C = C1 + C2. तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड = 2 माइक्रोफैराड. बहुत बढ़िया. तो 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी इसको मिल गई. तो उसके पास था 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर. ठीक है. अब चाहिए था कितना? 2 माइक्रोफैराड. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है. प्रॉब्लम एक और उसमें ट्विस्ट डाले हुआ है सवाल में. तो ये नहीं आप बोलना कि 2 कैपेसिटर अगर हम 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल जोड़ देंगे तो हमको 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी मिल जाएगी. नो प्रॉब्लम है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कैपेसिटर कितना वोल्ट विथ स्टैंड करेगा? 400 वोल्ट. ये भी 400 वोल्ट. तो ये जो अरेंजमेंट है इट कैन विथ स्टैंड ओनली 400 वोल्ट, क्योंकि दिया हुआ है कि हर एक कैपेसिटर विथ स्टैंड करता है 400 वोल्ट. तो इसमें क्या होगा? सिंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल, तो दोनों की तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगी. तो ये आपको विथ स्टैंड करेगा कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे? 400 वोल्ट पे. बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1000 वोल्ट दिया गया है. तो जो ही 1000 वोल्ट आप इस पर डालोगे, कैपेसिटी तो आपको मिल गया 2, लेकिन अगर आप 1000 वोल्ट इस पर डाल दोगे तो इसकी तो मैक्सिमम लिमिट ही है 400 वोल्ट की. तो ये आपका कैपेसिटर कोलैप्स हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा. तो इसका मतलब है जो कंडीशन दिया है 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहा है, तो 1000 वोल्ट अप्लाई करने के लिए कितना कैपेसिटर चाहिए? तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कैपेसिटर्स देखें कैसे हम निकालेंगे. तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज ये निकालने हैं. तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है? टोटल अप्लाइड वोल्टेज है 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट दिया हुआ. एंड ईच कैपेसिटर कैन विथस्टैंड हाउ मच वोल्टेज? 400. तो ये दो तो कैंसिल हो गया. तो इसका आंसर होगा 2.5. दैट मीन्स
द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दैट कनेक्टेड इन सीरीज इज 2.5 वोल्ट। तो 2.5 कैपेसिटर तो होगा नहीं। इट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी कैपेसिटर्स यू हैव, आइदर 2 और 3। अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक का 400 है, दूसरे का 800 है, और उसको टेक्नीशियन को वर्क कितना पे करना है, 1000 वोल्ट पे। तो इसका मतलब 2 हम नहीं ले सकते। तो सीरीज में हम पहला जो सीरीज बनाएंगे वो कितना मिनिमम कैपेसिटर होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 400 400 400 1200 वोल्ट हो जाएगा। आप देख कितना रहे हो, 1000 वोल्ट। तो इसलिए आपका जो कैपेसिटर है कोलैप्स नहीं करेगा। तो मिनिमम नंबर हो गया, मिनिमम नंबर इन सीरीज, मिनिमम नंबर इन सीरीज बताएं कितना हो जाएगा। तो इट इज 3 कैपेसिटर्स। वेरी गुड। तो अब एक सर्किट बना के देखें 3 कैपेसिटर्स की। तो 3 कैपेसिटर्स की सर्किट हम बनाते हैं। ओके, तो 3 कैपेसिटर्स की सर्किट बनाए, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। अब बताएं कि उसमें एक और सवाल दिया हुआ है कि आपने वोल्टेज को तो सेटिस्फाई कर दिया कि अगर हम 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगे तो 400 400 400 1200 वोल्ट ये विथ स्टैंड कर सकता है। हम अप्लाइड वोल्टेज कितना डाल लें, 1000, तो हमारा कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम 2 लेते तो प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि इसकी जो 2 लेने से 400 प्लस 400 800 वोल्ट होता। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, कितना बोल रहे हो, 1000, तो ये आपके खत्म हो जाता है। इसलिए ये ध्यान में आपको रखना है। So you require at least 3 capacitors connected should be in series। तो आपने एक को सेटिस्फाई किया, किसको, वोल्टेज को, वोल्टेज सेटिस्फाई किया। अब हम कैपेसिटी की बात करेंगे। तो मान लो हम 3 कैपेसिटर जोड़ दें, सारे की कैपेसिटी 1 है, 1 1 1 सीरीज में। फॉर्मूला याद करें, तो सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैराड। यही प्रॉब्लम है, 1/3 माइक्रोफैराड। ये ध्यान में आप रखें, बिकॉज यू कैन। तो 1/3 माइक्रोफैराड हुआ आपका इसकी। तो इसको हम क्या करते हैं कि तो लेकिन इसमें बोल क्या रहे क्वेश्चन में कि हमको चाहिए 2 माइक्रोफैराड और 1000 वोल्ट। तो ये 2 कंडीशन। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया वोल्टेज का, अब हमको कैपेसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो देन व्हाट यू विल डू, इस तरह का 3 कैपेसिटर का बहुत सारे आप कनेक्शन कर लें। एक, फिर एक करें, ये भी कर लें, फिर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू डू दिस, इज m टाइम्स आपने m टाइम्स ये कनेक्ट किया। क्यों, क्योंकि टू सेटिस्फाई द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। नाउ यू लुक हियर। तो अब आप हमको बताएं कि हर एक सीरीज का, इस सीरीज का कितना कैपेसिटेंस है। ईच सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज व्हाट, इज 1/3 माइक्रोफैराड, एंड देयर आर सच m सीरीज। ईच सीरीज, हर एक सीरीज का कैपेसिटेंस 1/3 माइक्रोफैराड, और ऐसे करके हम m सीरीज, आई डोंट नो m, हम m निकालेंगे। तो देयर आर m such series। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल है, इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल है। तो पैरेलल में हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम 1/3 1/3 1/3 हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स। So total capacitance will be कितना हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस m टाइम्स
So this is equal to m by 3. Okay. तो m is number of this series. ये सीरीज है ना, एक सीरीज में 3 है, तो ऐसे कितने सीरीज लगे, तो m सीरीज. तो वो आप देखें तो C इक्विवेलेंट एक्चुअली सवाल में क्या दिया हुआ है कि कितने इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमें चाहिए. तो हमें चाहिए कैपेसिटी, वो ध्यान दें आप, वी नीड C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड. तो आपका m/3 इज गिवन, इट्स गिवन 2 माइक्रोफेराड. ये म्यू एफ होगा, ये भी म्यू है. नो 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 नो, m/3. ओके. तो आप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6. यानी ऐसे ऐसे करके कितने सीरीज है, 6 सीरीज, और हर एक सीरीज में कितने कैपेसिटर है, 3. तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बता. तो देयर आर m such series you have to combine parallel to get the capacity 2 microfarad. Now you tell me what is the number of capacitors. The number of capacitors is equal to the number of capacitors required is equal to 6 into 3. So this is 18 such capacitors you combine, यानी 18 कैपेसिटर आपको चाहिए, 3-3 करके 6 सीरीज आप जोड़ें, और फिर आपको कैपेसिटी मिल जाएगा 2 माइक्रोफेराड. और साथ साथ अगर जो अप्लाइड वोल्टेज है 1000 वोल्ट, तो आपके सर्किट जो है बिल्कुल आपका सही सलामत रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज वन क्वेश्चन यू मेक इन ऑन वे ऑल्सो, आप खुद भी बना सकते हो. तो इस सवाल को देखो, फिर अपने खुद से प्रैक्टिस करो बनाने का. अगला क्वेश्चन है कि सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं. मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है, तो कैसे निकालते हैं वो देखें. तो कैपेसिटी ऑफ spherical conductor, capacity of a spherical conductor, spherical conductor. So let you are given a spherical conductor and plus q charge is given to this conductor, and the radius of conductor is r. तो potential at the surface बताएं, what is potential at the surface. तो electric potential at the surface, electric potential at the surface. So what is that. तो V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R. This is your electric potential at the surface. Now capacity. तो capacity तो आप पढ़े ही हो. तो capacity is equal to C is equal to Q divided by V. So Q की जगह तो Q ही रहेगा, V की जगह रहेगा 1/4 pi epsilon naught into Q by R. So this Q is being cancelled and here is equal to 1/4 pi epsilon naught R. If radius is capital R, so you put here capital R. Okay. तो कैपेसिटी जो होता है स्फेरिकल कंडक्टर का वो क्या होता है ना, 4 pi epsilon naught R. अब बताएं अर्थ की कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं. तो अर्थ का रेडियस पता है आपको 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. तो लेट अस ट्राई टू डू दिस वन. हम लोग कैलकुलेट करें व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ. द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दोनों एक ही है, इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4 pi epsilon naught.
तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। तो 4 पाई एप्सिलॉन रिवर्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसकी वैल्यू अगर हम फीड करें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶। सो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपको 10⁹9, ये तो कैंसिल होगा तुमको, ये हो जाएगा 10⁻³ और 6.4 को 9 से आप डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा तुमको, लगभग 0.7 आएगा इंटू 10⁻³ ओके। और 10⁻³ को हम क्या बोलते हैं ना, इज अ मिली। सो यू कैन राइट डाउन 0.7 मिली फैराड। ये हुआ इसकी कैपेसिटी। बाय द वे कैलकुलेशन चेक करें, अगर कोई गड़बड़ हो तो आप सुधार कर लें। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। नाउ सो एनीवे यू कैन गेट द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको एक और क्वेश्चन मुझे दिया गया है, वो करने के लिए आप इस क्वेश्चन को पहले समझे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है। दिस सिस्टम इज -2 कूलम, दिस वन इज ए, और एक दूसरा चार्ज है तुम्हारा +8 कूलम और 6 कूलम, आई डोंट नो, दिस इज अ +8 कूलम, 2 कूलम और +8 कूलम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए बी है, दिस इज अ माइनस चार्ज एंड दिस वन इज प्लस चार्ज, दिस वन माइनस एंड दिस वन प्लस। तो देयर इज a system of 2 charges, one is of -2 coulomb and other one is +8 coulomb charge. They are situated at a distance of 20 centimeter. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि where should you keep or where should you place a third charge so that the force on third charge is 0? That is the question. कि किस पॉइंट पर आप तीसरा चार्ज रखोगे सो दैट तीसरा चार्ज पर इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स, दोनों फोर्स मिलके 0 फोर्स लगे। तो सबसे पहला चीज, इस सवाल को हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आप समझ गए कि किस पॉइंट पर हम तीसरा चार्ज रखें, कोई भी चार्ज, तीसरा चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो किस पॉइंट पर हम थर्ड चार्ज रखें कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। तो यू हैव टू लोकेट ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज बराबर क्या होता है। तो फोर्स ऑन ए चार्ज बराबर क्या होगा, तो फोर्स ऑन ए चार्ज F इज इक्वल टू होता है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज टाइम्स जितना चार्ज है, कौन कौन सा चार्ज आप प्लेस कर रहे हो, एंड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो F इज 0 इफ E इज 0, क्योंकि Q तो 0 नहीं, Q तो आप खुद चार्ज दे रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो उस पॉइंट पर अगर हम तीसरा चार्ज रखें तो उस पर 0 फोर्स लगेगा। ये तो एक बात हुआ, इसकी बेसिक्स है। अब हम ये पता करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा, दैट इज आवर मेन कंसर्न टू फाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्ज सिस्टम में कहाँ 0 होता है ये पहले समझ लें। इफ यू आर गिवन 2 चार्ज सिस्टम, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल 0 एट एक्सियल लाइन। सो पहला पॉइंट आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा,
एक्सियल लाइन पर, और कोई दूसरा लाइन मिल ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड is zero at axial line only, ओके। आपके मन में आएगा कि नहीं सर कहीं तो दूसरा भी पॉइंट, मान लो हम एक पॉइंट आर्बिट्रेरी ले ले, करेक्ट। तो आप हमको ये बताओ कि मान लो ये पॉइंट आप कह रहे हो कि नहीं सर एक्सियल लाइन पे नहीं, कहीं दूसरा भी जीरो हो सकता है, तो लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट, हमने यहाँ चुन लिया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है आप बोलते हो। अब जीरो कैसे होगा ये हमको बताओ। जीरो होने के लिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी जीरो होगा। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो आप हमको ये बताएं कि इसके इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, दिस इज योर EA। कैसे? तो बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो सिंपल बात है कि आप उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखो और फिर इमेजिन करो कि ये +1 कूलम चार्ज इसके कारण किधर जाएगा। तो नेचुरली इसके कारण ये इधर की तरफ आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन लगेगा तो इधर आएगा, तो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके कारण बताएं तो इसी पॉइंट पर इस चार्ज के कारण ये प्लस है, ये भी +1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखते हैं, तो प्लस प्लस के बीच होगा रिपल्सन, तो इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। तो जीरो तो कभी होएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो होने के लिए कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो कहाँ अपोजिट डायरेक्शन है? ओके, तो यहाँ पे इस साइड जीरो नहीं होगा। हाँ, एक्सियल लाइन पर एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा। तो एक पॉइंट हमने नोट किया कि अगर 2 चार्ज सिस्टम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उसके एक्सियल लाइन पर आपको मिलेगा, पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ें कि दूसरी बात करें कि ये अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जीरो। दैट इज यू हैव टू फाइंड। if the system is made up of positive and negative charges, then electric field will be zero outside the two charges. Then electric field will be zero outside the two charges. ठीक है, तो यहां पे ये सेटिस्फाई करता है। अगर दोनों का नेचर सेम रहता, मतलब दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस दोनों चार्ज के बीच में कोई पॉइंट होता। इट्स ओके। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के बाहर मिलेगा। ठीक है, अब चलें तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि अगर हमारा 2 चार्ज सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ मिलेगा? एक्सियल लाइन पे। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर चार्जेस 2 चार्ज सिस्टम में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? तो दोनों चार्ज के बाहर, दोनों चार्ज के भीतर में। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसके अंदर में। ओके, और बाहर तो किधर होगा? तो बाहर होने के लिए 2 पॉइंट आपको मिलेगा। तो मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ये भी बाहर है P, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है Q। तो किधर बाहर? ये मेन क्वेश्चन है।
तो अब थोड़ा आप अपना जनरल आईक्यू लगाओ और जनरल जीके ये समझो, जनरल नॉलेज लगाओ कि किस साइड होगा इलेक्ट्रिक। क्या दोनों साइड होगा? दोनों साइड नहीं होगा। अब सबसे पहले हम इसी साइड की बात करते हैं। तो इस साइड की बात करें तो आप हमको ये बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके कारण क्या डायरेक्शन होगा, ये पहले बताओ। तो इसका डायरेक्शन होगा इधर। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखने के लिए हम +1 कूलम चार्ज इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे होने से कहाँ जाएगा। तो प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन होगा, तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। इट्स ओके, करेक्ट। फिर माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो ये माइनस है, इस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखें तो उसका जो मूवमेंट होगा वो इधर की तरफ होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, ठीक है। अब यहां भी देखो वही बात, पहले हमें इस चार्ज के कारण बताया, इस चार्ज के कारण तो ये माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई का होगा इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि +1 कूलम चार्ज अट्रैक्ट होकर इधर की ओर आना चाहेगा और वही +1 कूलम चार्ज इसके कारण किधर जाना चाहेगा? क्योंकि रिपल्सन होगा तो ये इधर जाएगा। ओके, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो अब जो मेन चीज आपको सोचना है कि फिर तब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो तभी तो जीरो होगा, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर। तो इस साइड क्या होगा? अब दोनों की मैग्नीट्यूड अब कंपेयर करो, किसकी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? सॉरी, ये ई बी है और ये जो है ये ई ए है, ये ए के कारण, ठीक है। तो अब आप हमको ये बताएं कि इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ज्यादा होने के दो कारण हैं, एक तो ये पॉइंट इस चार्ज से नजदीक है और दूसरा इस चार्ज की मैग्नीट्यूड बड़ा है। क्लियर? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है 2 -2, मैग्नीट्यूड बोले तो माइनस नहीं बोलना है, तो इससे मैग्नीट्यूड 2 और दूरी भी ज्यादा है। तो दोनों केस में अब हम क्या करेंगे कि इसको कितनों भी आप दूर कहीं भी पॉइंट ले लो, हमेशा इसके कारण ईबी का जो वैल्यू होगा वह ईए से बड़ा ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि यू कैन टेक एनी पॉइंट टुवर्ड्स नियर द बिगर चार्ज। तो इस बड़े चार्ज के दाहिने साइड में कोई भी पॉइंट आप लोगे तो ईबी का वैल्यू ईए से बड़ा होता है, कोई भी पॉइंट। तो फिर तो जीरो कभी नहीं होगा, जीरो होने के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होने हैं और डायरेक्शन अपोजिट होना, ठीक है। अब आओ इस साइड क्या होगा? तो इस साइड देखो कि ये जो ईए है इसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि ये जो दूरी है ये पास है और यही पॉइंट जो है इससे ज्यादा दूरी पर, ठीक है। इसके पास नो डाउट चार्ज ज्यादा है लेकिन दूरी भी तो ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है लेकिन दूरी ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता है, क्योंकि दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह r², पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हो कि वह r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज ज्यादा है नो डाउट, तो दूरी भी ज्यादा है। इसमें क्या है, चार्ज कम है लेकिन दूरी भी तो कम है। इट्स ओके। तो यू विल गेट सच पॉइंट इन दिस साइड। बात समझ में आया? जो स्मॉलर चार्ज है उस साइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, जो बड़ा चार्ज है उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। फिर से हम रिपीट कर देते, देखो प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान है, 2-3 स्टेप में इसके कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि इफ यू आर गिवन अ 2 चार्ज सिस्टम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि इफ योर चार्ज सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
then the electric field will be 0 outside the two charges, बाहर. फिर तीसरा पॉइंट हमने बताया, if your system is made up of same nature of charges, then your electric field is between the two charges. ठीक है, तो हमारे तो यहाँ पे अपोजिट नेचर है, इसलिए आउटसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0. फिर हमने एक और बात बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 0 होगा जिस चार्ज की वैल्यू कम हो उस तरफ. ओके, जिस चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. तो आप इसको समझने की जरूर कोशिश करना. तो हमारा अब पॉइंट का साइड लोकेट हो गया कि कौन से साइड में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो लेट दिस पॉइंट इज P, और ये जो P पॉइंट है ये यहां से यहां पर x दूरी पर है. तो याद रखना कितने दूरी पर, x दूरी पर A पॉइंट. तो चले हम आगे बढ़े. तो हम सबसे पहले EA की मैग्नीट्यूड निकालें. तो EA की जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कूलम. 2 कूलम है, 2 माइक्रो कूलम, आई डोंट नो, जो भी हो, माइक्रो हो भी तो कैंसिल होना है, तो अभी कूलम ही मान के चल रहे हैं. 2 कूलम बाई एक्स स्क्वायर. दिस इज योर EA. And what is EB? The EB, the magnitude of EB is equal to 1/4 pi epsilon naught. What is the charge actually? This is the 8 coulomb divided by, what is the distance? This is the x plus 20. So x plus 20 centimeter actually it is, 20 cm whole square. ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट. डायरेक्शन तो अपोजिट है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए ये वैल्यू बराबर होना है. तो इक्वेट दिस फॉर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इक्वेट अगर आप करेंगे तो आपका कैंसल हो जाएगा मैक्सिमम. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कूलम बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कौन ज्यादा होगा, सॉरी 8 कूलम बाय एक्स प्लस 20 स्क्वायर. दिस इज 20 सेंटीमीटर, रिमेंबर दिस. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल. ये टू को खत्म कर दिया. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बताएं. तो सोल्यूशन हुआ इज द 4x स्क्वायर, करेक्ट, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 20 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट कर लो दोनों तरफ. तो 2x इज इक्वल टू x प्लस 20. x इधर ला तो ये क्या हो जाएगा ना, 2x में से x माइनस कर लो. ये x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, यानी कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर पहले तक, ये ध्यान में रखना. तो 20 सेंटीमीटर पहले तक आपका 20 सेंटीमीटर पर इस -2 कूलम चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जाके आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे कोई भी चार्ज रखो उस पर 0 फोर्स लगेगा. माइट हैव अंडरस्टूड. ये ध्यान में रखना. 20 सेंटीमीटर कितनी दूरी, 20 सेंटीमीटर. कहां से, ए से. अगर मान लो सेंटर से पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में तो सेंटर कितना होगा, दोनों चार्ज के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर. तो सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 एंड 10 प्लस 20 दैट इज 30 सेंटीमीटर. अगर मान लो बड़े चार्ज से पूछे कितना दूरी पर तो जोड़ लो 20 और 20 40. सो एनी वे यू कैन आंसर दिस. अब एक और चीज, एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूं.
कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, और ये पॉइंट चार्ज ए से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर से कम हो तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो 20 सेंटीमीटर से कम होगा तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। बात समझ में आया? अगर x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो आप गौर से देखें, अगर हम 20 सेंटीमीटर से कम दूरी लेते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EA का वैल्यू EB से बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA के तरफ होगा। अगर वैल्यू आप 20 सेंटीमीटर लेते हो तो EA और EB बराबर होगा। अगर वैल्यू आप 20 सेंटीमीटर से ज्यादा लेते हो तो खेल उल्टा पड़ेगा। कौन बड़ा होगा? EB EA से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? सो इन दिस वे यू हैव टू लुक एट केयरफुली कि 20 सेंटीमीटर से पहले EA बड़ा है EB से। अगर हम 20 सेंटीमीटर पहुंच गए तो EA EB के बराबर है, और अगर हम 20 से ज़्यादा पे पहुंचे तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू लुक एट दैट वन। ठीक है, तो ये जो ध्यान में रखना। आपके सवाल जो आपने पूछा था, आई होप दैट यू माइट बी सेटिस्फाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो अपलोड करूँगा। आप थोड़ा एक दो पॉइंट हम बताना चाहते हैं। देखो, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कब खुलेगी नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है। और आप CBSE की डेट शीट से भी अगर आप देख लो तो CBSE ने 1 जुलाई से एग्ज़ाम रखा है। तो इसका मतलब CBSE भी समझ रही है कि 1 जुलाई के बाद ही सिचुएशन जो है थोड़ा कंट्रोल में आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें आजकल जो कंडीशन है कंट्री का, वो बहुत ही मतलब डैमेजिंग है। इट इज़ गोइंग डे बाय डे बियॉन्ड कंट्रोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई सिंपली रिक्वेस्ट यू दैट वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कंडीशन। अगर आप ये समझ रहे हो कि स्कूल खुलेगा, हम स्कूल में आके पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो परहैप्स यू आर डूइंग बिग मिस्टेक। तो अभी भी अगर जो केयरलेस हो, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द स्कूल, यू विल कम टू द स्कूल। हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, आप लोग आओ, साथ में बैठ के पढ़ेंगे, उसका मज़ा अलग है। लेकिन वी डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन। तो आप थोड़ा इसको बढ़िया से ये करो, और कोशिश करेंगे कि अब यू बी सीरियस। हो सकता है कि ऐसे ही 2-3 महीना तक पढ़ना पड़े, इट मे बी पॉसिबल। So if you are casual, if you are relaxed, if you are waiting that the school will open, I'm not sure. और फिर हमारा जो स्कूल है वो तो पता ही है, वो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है अभी। तो अभी तो फिलहाल खुलने का कोई चांस हमें नहीं दिख रहा है। तो डोंट थिंक लाइक दैट वन। अगर आप नहीं भी शुरू किए हो तो प्लीज़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड ट्राई टू। और मुझे आप प्रॉब्लम जब तक नहीं भेजोगे तो अब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके क्वेश्चन क्या है। तो प्लीज़, या तो देखो आप नहीं भेज रहे हो तो इसका 2 ही मीनिंग है, या तो आपको सब कुछ आता है या फिर आपको कुछ नहीं आता है। और मैं पॉजिटिव हूँ तो ये सोचता हूँ कि आपको सब कुछ आ रहा है। सो प्लीज़, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, you convey me and I'll try my level best to convince you. Thank you very much for today. But tomorrow I'll upload the first lesson of current electricity, and will be now little bit fast also. बहुत जल्दी भी करना है। तो current electricity I am planning to implement this. current electricity हम 10 दिन के अंदर में ख़त्म कर लेंगे, और उसमें ढेर सारा, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें भी प्रॉब्लम्स अनगिनत है। तो आप जितना प्रॉब्लम्स बनाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड बेटर एंड कॉन्फिडेंट वे। थैंक यू वेरी मच।